बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा टेस्ट है वो लिक्विड और सॉलिड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो लिक्विड के बारे में है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इनसे रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, डायपोल फोर्सेज हैं, इन सब के बारे में जो डिस्कशन है वो आज के हमारे इस टॉपिक का हिस्सा होगी। देन उसके बाद फिर हम सॉलिड की तरफ जाएंगे। उसमें फिर हमने आयनिक सॉलिड्स और मोलेकुलर सॉलिड्स के बारे में डिस्कशन करनी है और उससे रिलेटेड फिर लैटिस एनर्जी और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बड़ा लेक्चर। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे जो लिखा है वो लिक्विड और सॉलिड टॉपिक का नेम, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज का डिफरेंस है बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में इंटर से मुराद है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जैसे यहाँ पे देखें कि जी हमारे पास फर्ज करें HCl है, ये HCl का एक और मॉलिक्यूल है। इसमें बेटा हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.5 से ज्यादा है। क्लोरीन 3.1, हाइड्रोजन 2.1, फिर क्लोरीन 3.1 और हाइड्रोजन 2.1। तो डिफरेंस जब बेटा 0.5 से ज्यादा हो तो हम ये कहते हैं कि उसमें उस कंपाउंड में एटम्स के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इस दूसरे क्लोरीन और हाइड्रोजन पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अब ये जो नेगेटिव एंड है क्लोरीन, ये उस पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है और इसी की वजह से उस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उसको हम कहते हैं कि ये उसको डिसाइड कर रही है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है और इस तरह से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो फिजिकल स्टेट से रिलेटेड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे। नेक्स्ट बेटा जो चीज है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है कि विद इन द मॉलिक्यूल, यानी इसी हम H और Cl के दरमियान ये जो बॉन्ड मेंशन कर रहे हैं ये बेसिकली इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है उसे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। इसको बेटा फुल लाइन से शो किया जाता है, यानी ये फुल लाइन से शो किया जा रहा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डॉटेड लाइन से शो किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे पहली टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, उसमें बेटा हमारे पास डायपोल फोर्सेस है, हमने पहले उसको डिस्कस करना है। देन हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। डायपोल फोर्सेस के नाम से जाहिर है कि दो डायपोल्स के दरमियान। डायपोल को बेटा हम इस तरह से एक ओवल शेप में लाइक एग जो है ना वो शो कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस जो है वो थोड़े एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए नेगेटिव पार्ट जो है वो थोड़ा लार्जर साइज में बनाया जाता है, पॉजिटिव एंड जो है वो स्मॉलर साइज में बनाया जाता है। तो ये एक डायपोल बन गया। अब ये जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में डायपोल फोर्सेस मौजूद होती हैं। तो पोलर के लिए शर्त क्या है? पोलर के लिए बेटा दो शर्तें हैं। एक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.5 के इक्वल या 0.5 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो 1.7 से कम और 0.5 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल को शो कर रहा होता है। तो फिर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये डिसाइड कर रहा होता है कि डायपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या होगी। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा जो है ना वो डायपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ है। फिर आप ये कह सकते हैं कि En डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल फोर्सेस। इसी तरह जो सेकंड चीज है जो पोलैरिटी को डिस्क्राइब कर रही होती है वो डायपोल मूवमेंट का जीरो ना होना है। डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा तो फिर कोई भी कंपाउंड पोलर हो सकता है। ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो हम कहते हैं कि ये एक कंपाउंड पोलर कहलाता है। इनमें से कोई एक चीज भी जो है ना वो शर्त कंडीशन पूरी ना हो रही हो तो वो कंपाउंड पोलर नहीं हो सकता। जैसे अब देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड है,
कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो 2.5 है और ऑक्सीजन 3.5 है, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो डायपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से ये पोलर नहीं है, कि नॉन पोलर कंपाउंड है, इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेज नहीं होती, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो है वो पाई जाती हैं। तो यानी ये दो कंडीशंस लाजमी पूरी होनी चाहिए पोलर होने के लिए। तो फिर दीज आर द फोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, और इट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, लाइक इट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना डिफरेंस ज्यादा उतनी ज्यादा डायपोल डायपोल फोर्सेज, एंड इट आल्सो डिपेंड अपॉन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ज्यादा डायपोल डायपोल फोर्सेज होंगी। तो आप इसके साथ कह सकते हैं कि डायपोल डायपोल फोर्सेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके साथ डायरेक्टली, इसके साथ इनवर्सली। अगर इनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जाए तो ये कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का 1% होती है। मतलब कि अगर मैं ये कंसिडर करूं कि जी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए फर्ज करें 100 किलो जॉल एनर्जी चाहिए, तो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए 1 किलो जॉल जो है ना पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे 1000 है तो ये हमारे पास 10 किलो जॉल पर मोल हो जाएगी, एंड अप टू सो ऑन। जितनी भी कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उसका 1%। और ये सारी जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये प्रॉपर्टीज डायपोल डायपोल फोर्सेस पे डिपेंड कर रही होती हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, लाइक दीज, ये सारी डायपोल डायपोल फोर्सेस पे डिपेंड कर रही होती हैं। अब इसे नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं तो वो नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्सेज हैं वो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, जो कि बेसिकली फ्रिट्ज लंडन के नाम पे हैं। ये वो साइंटिस्ट है जिसने इनको डिस्कवर किया। एक्चुअली ये फोर्सेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्शन या डिस्टॉर्शन की वजह से क्रिएट होती हैं। तो फिर हम ये लिखते हैं कि दीज आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो हर एक एटम मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। तो फिर ये हर तरह के मॉलिक्यूल हर तरह के सब्सटेंस में मौजूद है, बट प्रोमिनेंट इन, बट सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस। अब नॉन पोलर में जो है ना हमारे पास नोबल गैसेज आ जाती हैं जो मॉलिक्यूल बनाती नहीं, जिनको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, या हैलोजेंस है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, H2 है, O2 है, N2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड मैनी मोर। जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स हमारी इस दुनिया में हैं, उन सब में ज्यादा प्रोमिनेंट फोर्सेज जो हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगी। लेकिन इट डज नॉट मीन कि ये सिर्फ उनमें ही मौजूद होंगी, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज भी पाई जाती हैं, और इनको ब्रेक करने के लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट हो सके। अब दे आर वेरी मोमेंटरी, सबसे शॉर्ट लिव्ड होती हैं, शॉर्ट रेंज्ड होती हैं। एक तो टाइम कम है, 10⁻⁻8 सेकंड से लेके 10⁻⁻12 सेकंड तक इनका टाइम है। इतनी थोड़ी देर के लिए बनती हैं एंड देन वेनिश हो जाती हैं, जो ना खत्म हो जाती हैं। इसी तरह शॉर्ट रेंज है, यानी ज्यादा जो है ना वो पूरे एंटायर उस सब्सटेंस में नहीं फैलती, थोड़ी जगह पे क्रिएट होती हैं, देन खत्म होती हैं, फिर क्रिएट होती है, देन खत्म होती हैं, एंड अप टू सो ऑन। इनका दूसरा नाम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी है। वो किस वजह से है उसको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक कंसिडर करता हूं कि जी हमारे पास फर्ज करें ये एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। नॉन पोलर सब्सटेंस में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। इसी तरह से एक और एटम भी हम कंसिडर करते हैं, एक गैसियस एटम है जिसके इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से सिमेट्रिकली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूट हुए। ये दो हमने एटम फर्ज करें, कोई नोबल गैस है उसके हम दो एटम कंसिडर करते हैं। दो एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जब ये एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं, फर्ज करें दे वांट टू कोलाइड, वो कोलाइड करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के करीब पहुंचे इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने एक दूसरे को रिपेल किया। रिपल्शन की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन सारे इधर, इसके इलेक्ट्रॉन सारे उधर, तो ये एक डायपोल बन जाएगा। हम इसको इस तरह से शो कर देते हैं कि ये एक डायपोल इधर बन गया बेटा, और इसी तरह से एक डायपोल जो है वो इधर हमारे पास ये क्रिएट हो गया। ये उस लम्हे पे बनेगा जिस वक्त ये दोनों एक दूसरे से टकराना चाहते थे। तो इन दोनों डायपोल्स को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल्स। ये चंद लम्हों के लिए बनेंगे, इसलिए इनका नाम इंस्टेंटेनियस डायपोल है। अब इंस्टेंटेनियस डायपोल को मैं यहां पे दोबारा से बना रहा हूं। ये क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस डायपोल जो है ये अपने करीब तरीन एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेगा।
जो इसके करीब तरीन एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जब रिपेल करेगा और उसके पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक डायपोल जो कि जिसे हम इंस्टेंटेनियस डायपोल बोल रहे हैं, और इसकी वजह से जो दूसरा डायपोल क्रिएट होगा उसे बेटा हम इंड्यूस्ड डायपोल का नाम देते हैं। तो ये इंड्यूस्ड डायपोल हो गया, यानी इसकी वजह से इंड्यूस हुआ। तो फिर ये इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं वो कहलाती हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और इसी को लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन किस लिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स हो रहा है, तो ये थोड़ी देर बनती हैं, देन जो है ना वो ये खत्म होते हैं, फिर दोबारा से दो एटम दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर दोबारा से ये क्रिएट होती हैं एंड अप टू सो ऑन। तो शॉर्ट रेंज है, मोमेंटरी है, नाम आ गया। टेम्पररी फोर्सेज हैं क्योंकि ये परमानेंटली क्रिएट नहीं होती, शॉर्ट लिव्ड जो है ना वो फोर्सेज हैं। अब इनकी एविडेंस क्या है, इनका सबूत क्या है, क्या वाकई ये दुनिया में है या सिर्फ सारी फर्जी बातें हैं? तो इनकी एविडेंस बेटा ये है कि जो इनर्ट गैसेस लाइक नोबल गैसेस जो लिक्विफाई हो जाती हैं, जैसे फ्लोरीन भी एक नॉन पोलर गैस है, क्लोरीन भी नॉन पोलर गैस है, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। तो ये नॉन पोलर गैसेस का लिक्विफाई हो जाना या इनर्ट गैसेस का लिक्विफाई हो जाना, ये सबूत है कि वाकई ये फोर्सेस दुनिया में मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे आती है जॉल थॉम्सन इफेक्ट। जॉल थॉम्सन इफेक्ट क्या है कि जब किसी हाईली कॉम्प्रेस्ड गैस को अचानक हम सडनली एक्सपैंड करते हैं तो वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो कि गैसेस को लिक्विफाई करने में हेल्प करता है। वो उसमें भी जो है ना वो ये वाली फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली उन एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल के दरमियान क्रिएट होती हैं जब मॉलिक्यूल्स को हाईली कंप्रेस किया जाता है एंड देन उसे सडन एक्सपेंशन देने पे वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हुए लिक्विफाई होती हैं। इसी तरह से जो नॉन आइडियलिटी ऑफ रियल गैसेज है, गैसेज का नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना। कब ऐसा होता है? जब आप किसी भी गैस पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, लो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त उनमें जो फोर्सेस जो है ना वो प्रोमिनेंट होती हैं या क्रिएट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो गई, वो भी बेसिकली जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही उनमें जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो दीज आर द एविडेंस ऑफ द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और फिर इनकी डिपेंडेंस किन पे है? इनकी डिपेंडेंस बेटा दो चीजों पे है। पहले नंबर पे है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी जो है वो क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कन्वर्ट इनटू पोल्स। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल कितनी जल्दी पोल्स में कन्वर्ट होता है ये डिपेंड करता है उसके साइज पे। जैसे हम देखते हैं जी कि फ्लोरीन है, हमारे पास क्लोरीन है, हमारे पास ब्रोमीन है और आयोडीन है। फ्लोरीन में बेटा 2 शेल होते हैं, क्लोरीन में 3 शेल होते हैं, ब्रोमीन में 4 होते हैं, आयोडीन में 5 होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ हैं। हालांकि ये सारी नोबल गैसेज हैं, लेकिन आयोडीन का सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना ये शो कर रहा है कि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा थी, इस वजह से उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा क्रिएट हुई। तो आयोडीन में जो एटॉमिक साइज, जो मॉलिक्यूलर साइज है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने से उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा क्रिएट हुई और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी एनहांस कर गया, ज्यादा हो गया। दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो एटॉमिसिटी है। जैसे हम कंसिडर करते हैं जी कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है ईथेन। ईथेन इज अ गैस, ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में होता है। और हेक्सेन जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो वोलेटाइल लिक्विड ही है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करना। अब ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, दोनों हाइड्रोकार्बन है, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मीन नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसमें टोटल एटम 8 है, इसमें टोटल एटम 20 है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल चेंज होने से साइज ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली पोलराइजेबिलिटी चेंज होगी। पोलराइजेबिलिटी चेंज होगी तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके साथ? उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑटोमेटिकली उसके बॉइलिंग पॉइंट को या फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनहांस करती है। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनके साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं। यानी ये एटॉमिसिटी ज्यादा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो ज्यादा होते चली जाती हैं। तो जी नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है तो बेसिकली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसे बोला जाता है इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। लेकिन इसमें शर्त यह है कि हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए। एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जो कि 3 है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है बेटा, सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नाइट्रोजन बेटा उसके बाद आ जाता है 3.0 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब ये हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं
उस वक्त इनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन में और इन एटम्स के ऊपर मौजूद जो लोन पेयर मौजूद होता है, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल फोर्सेस में फर्क क्या है? डायपोल डायपोल फोर्सेस के बारे में भी हमने पढ़ा कि उसकी स्ट्रेंथ 1% होती है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 5% होती है। अब 5% का मतलब ये होगा कि ये 5/100 यानी 1/20, तो ये 20 टाइम्स वीक है कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत, यानी कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का 20 टाइम्स लेस आप कर लें तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बनती है। किन किन में ये ज्यादा प्रोमिनेंट है हमारे कोर्स के मुताबिक? HF में, वाटर में, अमोनिया में, ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल है, अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड बेटा प्रोटीन्स में होते हैं। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से ही वो बनता है। और फिर डीएनए में एडेनिन और थायमीन, गवानीन, साइटोसिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो कि उनके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को एनहांस कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अब इनके बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के बारे में हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाके समझते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। वो स्ट्रक्चर्स जो है वो वाटर, HF के और कुछ स्पेशल केसेस के हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम HF के स्ट्रक्चर को समझते हैं और वाटर में, क्योंकि इन दोनों में ये ज्यादा प्रोमिनेंट है। सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का वो HF में होता है, और लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनते हैं और HF में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनता है। तो देखते हैं बेटा, HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 19.5 और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड के ज्यादा होने की वजह यह है कि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो गए। HF में तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड था। अब हमारे जन में आता है कि भाई इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? उसकी रीजन बेटा ये है कि HF 6 मॉलिक्यूल्स की शक्ल में जो है वो एग्जिस्ट करता है। मतलब 6 मॉलिक्यूल है। ये एक HF मॉलिक्यूल है इस तरह से, ये सेकंड HF है बेटा, ये थर्ड HF है, ये फोर्थ HF है, ये आ गया जी 5th HF, और ये 6th HF जो है वो मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया। ये फुल लाइन आनी थी। ये 6 मॉलिक्यूल हैं HF के जो कि इकट्ठे हैं और इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक जिगजैग स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है। तो ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर बनता है, ये 6 के 6 मॉलिक्यूल लिक्विड में भी ऐसे ही पड़े हैं, ये 6 के 6 मॉलिक्यूल जो है ना वेपर फेज में भी ऐसे इकट्ठे चले जाते हैं। यानी इनके बाकी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, पूरे स्ट्रक्चर में नहीं फैल रही। पूरे सब्सटेंस में अगर वो लिक्विड स्टेट में HF है तो सारे में नहीं है, वो 6 मॉलिक्यूल करके जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए फिर उनकी इवेपोरेशन ज्यादा तेज होती है, इसलिए वो जल्दी इवेपोरेट होके उसके बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। लेकिन वाटर में एक्सटेंसिव जो है वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके एक्स्ट्रा बॉइलिंग पॉइंट की रीजन आ गए। दूसरे नंबर पे वाटर को जब आप उसके टेम्परेचर को कम कर रहे होते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बिकम रिजिड, वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट जो ना वो हालत में होती है। उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इतना स्ट्रांगली हेल्ड हुए होते हैं। उस वक्त एक ऑक्सीजन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है, 2 के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है और 2 के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। उस वक्त वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उनके दरमियान जो गैप्स क्रिएट होते हैं वो एक हेक्सागोनल पोजीशन जो है वो बन जाती है, हेक्सागोनल शेप बन जाती है, जो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि डेंसिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप टेम्परेचर कम कर रहे होते हैं, फर्ज करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, आप वाटर का टेम्परेचर कम कर रहे थे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए, आपने टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी और बढ़ती है। वाटर की डेंसिटी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड की। लेकिन 10 से जब आप मजीद टेम्परेचर कम करेंगे, आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएंगे। अब 4 पे आके स्पेशल केस हुआ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप कह लें कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उससे पहले क्या हो रहा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले 10 डिग्री पे, 7 डिग्री पे, 12 डिग्री पे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आके हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। एक और मॉलिक्यूल आता है, वो आके उसको टकराता है, टकराने के बाद पहले वाली मॉलिक्यूल को वहां से निकाल देता है, खुद उसकी जगह पे स्टे कर जाता है। यानी फर्ज करें कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा,
और ये हमारे पास एक और तीसरा मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन इधर से एक और मॉलिक्यूल आएगा वाटर का, वो आके इसको यहां से निकाल देगा, खुद उसकी जगह पे स्टे कर जाएगा। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन भी रही है, खत्म भी हो रही है, बन रही है, खत्म हो रही है, ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट बिकम रिजिड हो गई। अब ये उस वाटर मॉलिक्यूल को यहां से जाने नहीं देती, ना उसे दूर जाने दे रही है ना पास आने दे रही, वहीं पे उसे स्टे करवाती। अब ये जब पूरी एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर को आप उसे देखते हैं तो इनकी दरमियान एक हेक्सागोनल जो है वो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आइस ऑक्यूपाई 9% मोर वॉल्यूम। अब 9% मोर वॉल्यूम का मतलब है कि उसकी डेंसिटी जो हम सोच रहे थे कि टेम्परेचर कम होने पे ज्यादा होनी चाहिए थी, वो डेंसिटी ज्यादा नहीं हुई बल्कि कम हो गई। और जिस चीज की डेंसिटी वाटर से कम होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, इसलिए आइस वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एनॉमलस बिहेवियर की वजह से ऐसा हुआ, जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो रिजिडनेस शो कर रहा था। तो ये सारा कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ गया। इसी तरह अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी तरह बेटा अमाइनो एसिड्स में होती है। अमाइनो एसिड में तो दो चीजें आ गई, NH2 भी आ गया और OH भी आ गया। वो तमाम कंपाउंड जिनमें NH2 आए, NH आए, OH आए, वो सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो अमोनिया जो उसमें अमोनिया में NH3 होता है, उसमें भी NH2 है। इसी तरह जो है ना वो हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें अमाइड ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड वो NH, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड अप टू सो ऑन, उन तमाम कंपाउंड में जैसे ग्लूकोज है उनमें OH पाए जाते हैं तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड कर रही है OH की प्रेजेंस पे, NH की प्रेजेंस पे, उनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक स्पेशल केस है जिसमें OH नहीं है, ये देखें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। अगर मैं कहूं जी कि सिर्फ एसीटोन के मॉलिक्यूल्स की आपस में कौन सी फोर्सेज है, तो बेटा डायपोल फोर्सेज है। सिर्फ क्लोरोफॉर्म की आपस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्सेज है, तो ये डायपोल फोर्सेज है। लेकिन जब मैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिलाऊंगा तो फिर इनमें बेटा इस ऑक्सीजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन पे जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव कैसे आया? कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम होता है, कार्बन 2.5 है, हाइड्रोजन 2.1 है, ये तो 0.5 से डिफरेंस कम होने की वजह से नॉन पोलर होना चाहिए था। लेकिन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है क्लोरीन। क्लोरीन जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन जो है पूरे करने के लिए या अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपने ऊपर स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो छीनता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। और फिर इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्सेज क्रिएट होती हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ स्पेशल टाइप, इसमें OH मौजूद नहीं है, इसमें NH2 मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। तो ये स्पेशल केस आ गया बेटा। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जी बेटा, पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं कौन से हैलोजन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा। ये बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से है, बेसिकली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के हवाले से है। पहली ऑप्शन फ्लोरीन है, दूसरी ऑप्शन आयोडीन है, तीसरी क्लोरीन है, चौथी ब्रोमीन है। तो बेटा ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनमें हमने अभी जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया मैंने आपके साथ कि जो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी है वो साइज के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसी हिसाब से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो साइज हमने देखना है कि सबसे लेस किसका है, क्योंकि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई है तो साइज कम बॉइलिंग पॉइंट कम। तो फिर बेटा इनमें फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, फिर उसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पे क्लोरीन आ जाता है ज्यादा एटॉमिक मॉलिक्यूलर साइज में, देन ब्रोमीन आ जाता है, देन आयोडीन आ जाता है। तो फ्लोरीन का स्मॉलेस्ट साइज जो ना होने की वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो सबसे कम हो जाएगी। तो फिर इसका आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। कौन से फैक्टर्स हैं जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं बेटा? तो पहले नंबर पे है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ओनली। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज या एटम के एटॉमिक साइज पे डिपेंड कर रहा हो, तो या मॉलिक्यूल के जो ना मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड कर रहा हो, तो बिल्कुल ठीक है जी, पहली ऑप्शन ठीक है बेटा। बीटा ऑप्शन है द नंबर ऑफ एटम्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल ओनली, कि किसी भी नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने ज्यादा हैं। जैसे हमने अभी हाइड्रोकार्बन के बारे में, इथेन और हेक्सेन के बारे में बात की, तो ये उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। फिर ये दोनों फैक्टर्स होंगे, यानी चार्ली आंसर होगा बोथ ए एंड बी। डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट जो बेटा क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अनइम्पॉर्टेंट इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा कहता है किसमें इतनी अहमियत की हामिल नहीं है।
पहले नंबर पे ऑप्शन है डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए स्ट्रक्चर में बेटा आप जो है ना वो पढ़ते हैं कि एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन के दरमियान वो जो ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एडेनिन थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, गुआनिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। तो फिर वहां पे उन बेसिस की जो तरतीब है, जो अरेंजमेंट है, वो सारी की सारी डिपेंड कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती वो तरतीब चेंज हो जाती, वो प्रॉपर्टीज जो पेरेंट्स में है वो उनकी नेक्स्ट जो औलाद में वो ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो तरतीब फिर वो सेम नहीं रहनी थी, वो तरतीब चेंज हो जानी थी, प्रॉपर्टीज कोई भी आगे ट्रांसफर नहीं होनी थी। तो डीएनए का स्ट्रक्चर टोटली डिपेंड कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। बीटा ऑप्शन है लिक्विड एचएफ। एचएफ जो है ना उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लिक्विड फॉर्म है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस वक्त उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हालत में है। फिर चार्ली ऑप्शन है द लिक्विड प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। वाटर जब लिक्विड हालत में है तो उस वक्त उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है। तो फिर पहली तीनों ऑप्शन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। तो डेल्टा ऑप्शन है लिक्विड मीथेन। मीथेन के अंदर जो है ना चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, कोई OH नहीं है, कोई NH2 नहीं है, CH4 है, इसमें तो जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, क्योंकि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसका आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो भी मैंने आपको स्पेशल केस समझाया, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है एक दूसरे में हल होते हैं किस वजह से? पहली ऑप्शन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यही बेटा इसका आंसर है। बीटा ऑप्शन है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रोमिनेंट नहीं होती, मौजूद होती हैं लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है, उसकी सॉल्युबिलिटी की रीजन नहीं बन रही। चार्ली ऑप्शन आयन डाइपोल फोर्सेस है, और लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दी अबव है। तो फिर इसका जो आंसर हुआ वो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। नेक्स्ट जो है वो हमने जो अगेन इन्हीं के हवाले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली ऑप्शन है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, आगे कमेंट्स हैं HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा HF स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बल्कि वीकर एसिड है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो जो हाइड्रोजन है इट इज ट्रैप्ड बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम। ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन जो है ना वो इस हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो हाइड्रोजन फिर रिलीज नहीं होता, सोल्यूशन के अंदर H आयन रिलीज नहीं होते, तो फिर HF एक वीकर एसिड हो जाता है, वीकेस्ट एसिड हो जाता है अपने तमाम हैलोजन एसिड्स में। तो पहली ऑप्शन ही जो है ना वो गलत है, क्योंकि उसने HF को स्ट्रॉन्गर एसिड लिख दिया है। बीटा ऑप्शन है पेंट्स एंड डाइज, द एडहेसिव नेचर ऑफ द सर्टेन पेंट्स एंड डाइज इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि जो पेंट और डाइज मीन रंगों का कपड़े के साथ अटैच होना, या पेंट का वुड के साथ या दीवारों के साथ जो अटैच होना, वो सारे का सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वो जो एडहेसिव है, वो जो चिपकने की सलाहियत है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेसिकली, जो उनको वहां पे जो ना वो चिपका रही है, अटैच करवा रही है। तो ये वाली बात सही है। चार्ली ऑप्शन फूड मटेरियल, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में दोनों में OH ग्रुप मौजूद होते हैं, तो ये वाटर में आसानी से सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाली बात भी सही है कि फूड मटेरियल में इनकी जो सॉल्युबिलिटी वाटर में है उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। डेल्टा ऑप्शन है DNA, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ DNA हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो DNA का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जो भी आपको मैं बता चुका हूं। तो अल्फा ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सारी बातें ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्डर मेंशन करूं कि इनकी स्ट्रेंथ के हवाले से अगर इनको डिसाइड किया जाए, बाकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी जिक्र किया जाए, तो नंबर 1 पे जो फोर्सेस आती हैं बेटा वो आती हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको, नंबर 1 पे आती हैं जी आयन डाइपोल फोर्सेस। ये अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से नंबर 1 पे है बेटा। सेकंड नंबर पे जो फोर्सेस आती हैं स्ट्रेंथ के हवाले से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद जो नेक्स्ट आती हैं वो डाइपोल फोर्सेस हैं। उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिनको डिबाई फोर्सेस भी कहा जाता है, और लास्ट पे जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो आ जाती हैं। तो ये एक ऑर्डर हमारे पास बन गया उनकी स्ट्रेंथ के हवाले से। जी बेटा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या चीज है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो क्या है? तो मैंने कंडीशंस यहां पे लिखी हैं। क्लोज्ड कंटेनर जब तक नहीं होगा आप किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे जो चीज है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, कि दोनों रेट, दोनों की स्पीड जो है वो बराबर होनी चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पे 2 कंटेनर्स जो है वो बना रहा हूं, क्योंकि उससे मैंने फिर इनकी डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट समझाना है।
ये बेटा एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया दूसरे कंटेनर से जो मैं बना रहा हूं इससे डिफरेंट है। तो दोनों कंटेनर का वॉल्यूम डिफरेंट है, दोनों कंटेनर के अंदर अमाउंट ऑफ लिक्विड डिफरेंट है, दोनों का सरफेस एरिया डिफरेंट है। अब हमने क्या कंसिडर करना है कि दोनों में एक ही लिक्विड पड़ा हुआ है। फर्ज करें कि जो दोनों में वाटर मौजूद है, तो लिक्विड की नेचर सेम है। अब बेटा दोनों कंटेनर क्लोज्ड हैं। अब क्या होगा, हम पहले वाले कंटेनर की बात करते हैं। ये जो एरिया ऊपर खाली है, जो इवेपोरेशन है उसके बारे में आप जानते हैं कि ये हर टेम्परेचर पे जारी रहती है, कॉन्टिन्यूस एट ऑल टेम्परेचर। अब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो इस सारे एरिया को फिलअप करते हैं। जब इसे फिलअप कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है मॉलिक्यूल्स ज्यादा लिक्विड से बाहर आ रहे हैं। तो हम कहते हैं जी, फर्ज करते हैं कि ये 50 मॉलिक्यूल जो है वो पहली दफा में उस सारे एरिया को भरने के लिए लिक्विड से बाहर आ गए, ये उसकी इवेपोरेशन थी। अब ये सारे 50 के 50 वापस नहीं जाने, इनमें से कुछ मॉलिक्यूल जो है वो वापस जाएंगे। हम कंसिडर करते हैं कि 40 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो वापस चले गए, तो बाकी रह गए 10 जो है ना वही मौजूद है। फिर दोबारा 40 मॉलिक्यूल्स लिक्विड से बाहर आए, फिर 40 मॉलिक्यूल वापस लिक्विड में चले गए। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आना और गैसियस स्टेट से दोबारा लिक्विड स्टेट में जाना, अब दोनों की स्पीड बराबर हो गई है। लेकिन वो जो 10 मॉलिक्यूल है वो वहीं पे है। अब 40 की स्पीड तो बराबर हो चुकी है कि 40 मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं लिक्विड से, 40 मॉलिक्यूल लिक्विड में दोबारा से मर्ज हो रहे हैं, लेकिन वो 10 मॉलिक्यूल जो शुरू में वहां पे ज्यादा थे वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। अब यहां पे आ जाए, इसका सरफेस एरिया कम है तो इसमें से मॉलिक्यूल्स की बाहर आने की स्पीड भी कम है और उनकी तादाद भी कम है। तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे फर्ज करें जी कि मॉलिक्यूल्स 30 जो है वो बाहर आ रहे हैं और जो वापस लिक्विड में जा रहे हैं वो 20 हैं। तो डिफरेंस यहाँ भी 10 का है। वो 10 वेपर्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। अब दोनों में वेपर प्रेशर सेम है, लेकिन 3 चीजें डिफरेंट हैं। एक अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और सरफेस एरिया। फिर इन 3 चीजों पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। किन पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती चली जाएंगी, वेपर प्रेशर उतना कम होता चला जाएगा। जैसे हनी है, उसमें जो ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं तो उसका वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो ये 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, और वो जो मैंने पहले बता दी 3 चीजों पे डिपेंड नहीं करता। अब वेपर प्रेशर का जो हमारी बुक में रिलेशन दिया हुआ है वो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट के साथ है। बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है? वो टेम्परेचर जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए, उस वक्त वो चीज बॉयल हो जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करते हैं तो आप किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। वाटर की एग्जांपल कंसिडर की हुई है। वाटर बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है प्लेन एरियाज में। जैसे लाहौर हम कंसिडर करते हैं एक प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 760 टॉर होता है, तो ज्यादा प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा। लेकिन जब आप मरी की तरफ मूव करते हैं तो मरी में जो वो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं तो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर मजीद कम हो जाता है, 323 टॉर हो जाता है, तो वहां पे वाटर 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि वाटर को रूम टेम्परेचर पे बॉयल करवा लें तो फिर आपको एक्सटर्नल प्रेशर कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 23.7 टॉर पे लाना पड़ेगा। अगर आप किसी तरीके से वो एयर को उस कमरे से निकाल दें और जो ना यहाँ पे एक कंटेनर में पानी रख दें, वाटर रख दें, तो क्या होगा कि अगर आपने प्रेशर 23.7 टॉर पे मेंटेन कर दिया तो वाटर को बगैर गर्म किए आप बॉयल करवा सकते हैं, क्योंकि आपने एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर दिया। आप वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करवा सकते हैं अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर 4.57 टॉर कर दें। और इसी तरह से प्रेशर कुकर में वाटर 120 डिग्री पे जाके बॉयल करता है, क्योंकि हम उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं। वाटर के ऊपर प्रेशर बढ़ाने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब वो जो भी कुकिंग है उसका जो ना टाइम जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, थोड़े टाइम में खाना पक जाता है। तो आप ये कह सकते हैं रेट ऑफ कुकिंग इंक्रीज हो जाता है लेकिन टाइम कम हो जाता है। तो ये उसकी एप्लीकेशन आ गई बॉइलिंग पॉइंट की, और इसी की मदद से हम वैक्यूम डिस्टिलेशन वाला जो प्रोसेस है, लो प्रेशर डिस्टिलेशन भी कहते हैं,
जो कि ग्लिसरीन की एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है कि ग्लिसरीन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट था 290 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 टॉर। 760 टॉर पे ग्लिसरीन 290 डिग्री पे बॉयल हो जाती है। लेकिन यही जो टेम्परेचर है बेटा, ये इसका डीकंपोजिशन टेम्परेचर है। डीकंपोजिशन टेम्परेचर मीन कि ग्लिसरीन या ग्लिसरोल क्या होता है, ये है 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल। यहां पे इसका कंपाउंड का फार्मूला लिख रहा हूं, ये CH3 CHOH CH2OH CH3 सॉरी बोल दिया, CH2 है, CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरीन है। अब ये एक बाय प्रोडक्ट है जब आप फैट से स्पोनिफिकेशन कर रहे होते हैं, सो बना रहे होते हैं, तो हम इसे सेपरेट करना चाहते हैं। ये 290 पे बॉयल तो होती है लेकिन 290 पे ब्रेक भी हो जाती है, डिकम्पोज हो जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारी चीजें सेपरेट हो जाती हैं। हम चाहते हैं इसकी डिकम्पोजिशन ना हो, फिर हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर अगर ग्लिसरीन का 50 टॉर कर दिया जाए तो ये 210 पे बॉयल हो जाती है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट 210 डिग्री 50 टॉर प्रेशर एक्सटर्नल अगर कर दिया जाए तो इस तरह हम उसके डीकंपोजिशन टेम्परेचर तक नहीं जाएंगे और उसको आसानी से डिस्टिलेट कर सकेंगे, सेपरेट कर सकेंगे। जी बेटा, अब इससे रिलेटेड वेपर प्रेशर के हवाले से जो चंद एक बातें जो है ना वो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, उसमें उसने फैक्टर्स के बारे में जिक्र किया हुआ है विच इफेक्ट वेपर प्रेशर, वो मैंने बता दिया। नेचर ऑफ लिक्विड है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, टेम्परेचर है। दूसरे नंबर पे विच डू नॉट इफेक्ट, वो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अमाउंट ऑफ लिक्विड है, ये मैं चीज़ें पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, हमारी बुक में मेंशन है मैनोमीटर, जो है ना वो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेसिकली दो हिस्सों में मुश्तमिल है, जिसमें एक यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी जो ना मौजूद होती है, उसके साथ एक मीटर और लगाया जाता है। उसमें मरकरी का जो कॉलम है, मरकरी का जो लेवल है वो सेम होता है। आपको स्क्रीन पे मैनोमेट्रिक मेथड दिखाई दे रहा है, ये जो अभी तो डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये बेसिकली सेम लेवल पे होता है। इसको हम अटैच करते हैं, एक टी शेप जो है ना वो ट्यूब होती है जो कि उस कंटेनर के अंदर रखी जाती है जिसमें वो लिक्विड मौजूद है जिसका हमने वेपर प्रेशर मेजर करना है। उसमें उस सब्सटेंस को पहले फ्रीज किया जाता है, उस लिक्विड को फ्रीज किया जाता है ताकि फ्रीज होने से पहले पहले जितने उसने वेपर्स जो है ना वो रिलीज करने थे वो रिलीज कर दे। उनको हम वैक्यूम पंप की मदद से सेपरेट करते हैं, देन हम इसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद उस टेम्परेचर तक लेके जाते हैं जिस टेम्परेचर पे हमने उसका वेपर प्रेशर मेजर करना है। फिर इन वेपर्स को रिलीज किया जाता है, वो मरकरी की तरफ जाते हैं, मरकरी की तरफ जाके वो मरकरी को दबाते हैं। मरकरी एक तरफ से जो ना वो प्रेस होती है, दूसरी तरफ से जो ना वो इसका लेवल राइज कर जाता है। तो वो जो डिफरेंस इनकी हाइट में है वो डेल्टा एच है, वो डेल्टा एच हम 760 टॉर में ऐड करके उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है उस टेम्परेचर पे मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो इसी हवाले से है, वो क्या है जी, वेपर प्रेशर of a liquid is that pressure which is exerted by the vapor of the liquid in equilibrium with the liquid at given temperature। ये शुरू में बेटा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है कि ये किसी भी लिक्विड का वो प्रेशर होता है जो उसके वेपर्स उसके ऊपर जो ना वो लगा रहे होते हैं एट गिवन टेम्परेचर, और उसमें इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए उसके वेपर्स के साथ। इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, ये उन तमाम चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है सिवाय एक चीज़ के। पहले नंबर पे नेचर ऑफ लिक्विड, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे तो डिपेंड करता है। बीटा ऑप्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज उस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर चार्ली ऑप्शन है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। डेल्टा ऑप्शन जो है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी मेजरमेंट के हवाले से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। पहली ऑप्शन है मैनोमेट्रिक मेथड, और दूसरी ऑप्शन जो है वो उसने यहाँ पे जो मेंशन की हुई है वो बैरोमेट्रिक मेथड ओनली है। बैरोमेट्रिक मेथड बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है, वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए यूज नहीं होता, तो इसका आंसर अल्फा ही है। बीटा ऑप्शन में बोथ बैरोमेट्रिक एंड मैनोमेट्रिक मेथड है बेटा चार्ली ऑप्शन में, और डेल्टा ऑप्शन में डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, तो इसका आंसर अल्फा ऑप्शन ही बनता है, मैनोमेट्रिक मेथड ओनली। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से है। मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। पहली ऑप्शन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1489 टॉर। ये मैंने भी आपको बता दिया, प्रेशर कुकर में हम उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर वाटर के ऊपर 1489 टॉर लगाते हैं और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 120 हो जाता है। पहली ऑप्शन तो ठीक है। बीटा ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 23.7 टॉर प्रेशर, ये भी सही है बेटा। चौथी ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 98 एट 700 टॉर प्रेशर एट द टॉप ऑफ द मरी हिल, ये भी सही है बेटा।
डेल्टा ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 70 डिग्री एट 323 टॉर। तो ये आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है 323 टॉर जो कि माउंट एवरेस्ट पे होता है, वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 69 डिग्री है। यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन में 70 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये बेटा गलत है और यही हमने जो ना मेंशन करना था, बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो डेल्टा आंसर बेटा इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट माउंटेन। कहते हैं किसी भी माउंटेन पे, ज़ाहिर है जब आप ज़्यादा हाइट की तरफ जाएंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होता चला जाता है, तो कहते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे क्या होगा। पहले ऑप्शन इट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं होगा, ज़्यादा हाइट पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो बीटा ऑप्शन है इट इज़ लेस देन 100 सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर। तो लेस देन 100 तो है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ग्रेटर नहीं होता, तो बीटा ऑप्शन भी नहीं है। चौथे ऑप्शन है इट इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर देन 100 तो हो ही नहीं सकता ज्यादा जो ना वो हाइट पे, तो चार ऑप्शन भी ठीक नहीं। डेल्टा ऑप्शन है इट इज लेस देन 100 डिग्री सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। ये बड़ा करेक्ट ऑप्शन है, ये मैच कर रही है कि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। जी बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉलिड। सॉलिड के बेटा दो मेजर टाइप्स हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड जो है वो पाउडर्ड सॉलिड भी कहलाते हैं, ग्लासी सॉलिड्स भी कहलाते हैं और इनको विट्रस सॉलिड्स भी बोला जाता है। इसमें एटम्स प्रॉपरली अरेंज नहीं होते। ये फर्ज करें जी इस तरह से एटम्स जोड़ रहे हैं, इनमें कहीं पे जाके एटम्स थोड़ी देर के लिए अरेंज होंगे और वो स्मॉलेस्ट पार्ट क्रिस्टल का क्रिस्टलाइट कहलाएगा, उसे हम क्रिस्टलाइट बोलते हैं, जिसमें एटम्स थोड़े से अरेंज हो जाते हैं और वो एक स्मॉल रीजन जो है वो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइट। बाकी टाइम में जो है ना वो, या बाकी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम्स हैं या जो उसके जो भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो आयंस हैं, वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो ना वो अरेंज नहीं हुए होते, वो एक जो ना वो इरेगुलर शेप में होते हैं। तो फिर ये उसमें जो ना हम कहलाते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन पार्ट में एक छोटा सा क्रिस्टलाइन पार्ट है जिसको क्रिस्टलाइट बोला जाता है। तो बेटा आपके सामने पहला एमसीक्यू है इससे रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नॉट शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा फीचर शो नहीं करते। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहले नंबर पे है दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल ठीक है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी है कि उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। वैसे अगर शेप्स के वाले से बात की जाए तो 230 शेप्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन शेप दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन वो 230 शेप्स को ब्रेविस ने 14 ग्रुप में जो ना उसको डिवाइड किया, तो उसको ब्रेविस लैटिस का नाम दिया जाता है, वो जो 14 ग्रुप्स हैं। और उन 14 ग्रुप्स की जो 7 बेसिक शेप्स हैं वो आपकी बुक में है, जिनमें क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है और ट्राइक्लिनिक है। ये 7 शेप्स हैं जो कि एक रेगुलर 3 डायमेंशनल शेप्स कहलाती हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहली ऑप्शन लिखी हुई है कि दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, तो ये बेटा उसी हवाले से लिखा हुआ है। एमॉर्फस सॉलिड में कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, तो अल्फा ऑप्शन ठीक है बेटा। बीटा ऑप्शन है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मुराद ये होती है कि जैसे फर्ज करें सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। 801 से ना पहले ना बाद में, एग्जैक्टली 801 पे सोडियम क्लोराइड मेल्ट होगा और सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो एमॉर्फस सॉलिड है उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। फिर चार्ली ऑप्शन है दे शो क्लीवेज प्लेन। ये क्लीवेज प्लेन शो करते हैं। क्लीवेज प्लेन मीन के जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है जब इनको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो इनके शार्प एजेस बनते हैं, ये खास एंगल्स पे अपने आप को ब्रेक करते हैं और उनको हम क्लीवेज प्लेन का नाम देते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं होती, तो दे डू नॉट शो क्लीवेज प्लेन, बिल्कुल ठीक है। अब डेल्टा ऑप्शन है क्रिस्टलाइन सॉलिड के नीचे कि दे शो आइसोट्रॉपी, तो ये गलत है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है एनआइसोट्रॉपी, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन डिपेंडिंग है, यानी डायरेक्शन चेंज प्रॉपर्टी चेंज। जैसे
जो है ना वो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है तो ये एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स है ये एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो लिख रहा है वो लिख रहा है कि दे शो आइसोट्रॉपी, तो ये गलत हो गया बेटा। और एमॉर्फस सॉलिड में दे शो एनाइसोट्रॉपी, तो ये गलत है। जो एमॉर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपी शो करते हैं और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं। तो इसका आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेटा एमॉर्फस से रिलेटेड है। एमॉर्फस मींस, एमॉर्फस का मतलब क्या है? तो पहली ऑप्शन है विदाउट एनी स्पेसिफिक स्पेस, एमॉर्फस का लफ्जी मतलब यही होता है विदाउट एनी स्पेसिफिक स्पेस। और बीटा ऑप्शन है विदाउट ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो ये तो नहीं बनता। विदाउट फोर्स, चार्ली ऑप्शन विदाउट एनी फोर्स, ये भी नहीं बनता। और डेल्टा ऑप्शन है विदाउट मोशन, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। एमॉर्फस मीन विदाउट एनी स्पेसिफिक स्पेस यानी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एनिसोट्रॉपी के हवाले से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन इन द अदर ड्यू टू। कहते हैं ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो एक डायरेक्शन में ज्यादा होती है दूसरे में, दूसरे की निस्बत। तो ये किस वजह से है? पहली ऑप्शन है आइसोमॉर्फिज्म, बीटा ऑप्शन है जो है वो क्लीवेज प्लेन्स, चार्ली ऑप्शन है एनिसोट्रॉपी और डेल्टा ऑप्शन है सिमेट्री। तो बेटा ये एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है इसलिए चार्ली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपके सामने बेटा चीज स्क्रीन पे नजर आ रही है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी उसकी जो टाइप्स हैं उसको जो हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो हमारे पास जो है उसमें 4 टाइप्स आ जाती हैं, मेटालिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं, कोवलेंट सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज के हवाले से नंबर 1 पे कि इनकी एग्जांपल्स क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं। तो बेटा मेटालिक सॉलिड में सोडियम है, फेरस है, कॉपर है, ये सारे एटम्स हैं बेसिकली, आइंस होते हैं, पॉजिटिव आइंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके इर्द गिर्द जो है ना पूरे स्ट्रक्चर में रैंडमली फिर रहे होते हैं। आयनिक सॉलिड में आइंस होते हैं जिनमें सोडियम क्लोराइड, जो मेटल के आइंस हैं वो सिर्फ पॉजिटिव आयन होते हैं, हम उन्हें एटम ही कंसिडर करते हैं। जो आयनिक सॉलिड है उसमें डिफरेंट आयंस हैं, जैसे सोडियम क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, पोटेशियम सल्फेट है। तो इनमें आयंस होंगे जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ते हैं। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्टेट शो करता है और आइसोमॉर्फिज्म में 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो है वो आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे होते हैं। कोवलेंट सॉलिड में जो उसने एग्जांपल और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में लिखा हुआ है कि व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड ज्वाइन टू फॉर्म जायंट मॉलिक्यूल्स लाइक डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है बेटा क्रिएट करते हैं। तो ये ठीक है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कुछ में एटम्स आपस में जुड़ते हैं, कुछ में मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे पास आयोडीन है, सल्फर है, C10H8, ये हमारे पास नेफ्थलीन आ गया, HCl है, मीथेन, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को बना रहे होते हैं। टाइप ऑफ सब्सटेंसेस में प्रॉपर्टीज में हमारे पास आ जाती है जी 3rd नंबर पे, वो क्या चीज़ है? 3rd नंबर पे जो टाइप ऑफ सब्सटेंसेस है मेटल्स एलिमेंट विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें वो वाले मेटल्स आ जाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। आयनिक सॉलिड्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स कंपाउंड जो बना रहे होते हैं, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन है तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, वो नेगेटिव आयन बन जाता है। कोवलेंट सॉलिड में एटम ज्वाइन टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड एंड सेपरेट लेयर्स आर प्रोड्यूस्ड, जैसे ग्रेफाइट है, कैडमियम आयोडाइड है, बोरोन नाइट्राइड है, तो ये बेटा उसमें आ जाते हैं। नॉन मेटल्स एलिमेंट्स बेसिकली हैं जिनमें ग्रुप 4 के और उसके कंपाउंड्स आ जाते हैं, ये सारे उनमें उसके टाइप ऑफ सब्सटेंसेस में आ जाता है। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है इसमें नॉन मेटल्स एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, नॉन मेटल कंपाउंड भी आ सकते हैं और ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो भी इसमें ही आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा बॉन्डिंग इन द सॉलिड्स, के सॉलिड स्टेट में इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? तो मेटालिक सॉलिड में जो आइंस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रैंडमली जो है ना मूव कर रहे होते हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियर के इर्द गिर्द जो है ना वो सरफेस उसमें पूरे स्ट्रक्चर में फ्री होते हैं। आयनिक सॉलिड्स में जो इनकी अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन है फॉर द नेगेटिव आयन, जो स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड जो है वो मौजूद है, मतलब आयनिक बॉन्ड है बेसिकली जो इन जो है ना सॉलिड स्टेट का रिस्पॉन्सिबल है। कोवलेंट सॉलिड में एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू द होल स्ट्रक्चर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फ्रॉम वन एटम टू द नेक्स्ट। कोवलेंट जो सॉलिड्स हैं उसमें एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये सारी उसके सॉलिड होने की रीजन बन रही होती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है उनकी प्रॉपर्टीज, वोलेटिलिटी वगैरह। जो मेटालिक सॉलिड्स हैं ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं
और इनकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ज़्यादा होती है, और इनकी जो स्टेट एट रूम टेम्परेचर है यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सवाए चंद एक मेटल के जिनमें जो है ना वो सीजियम आ जाता है, मरकरी आ जाता है, ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। सीजियम रूम टेम्परेचर अगर 30 डिग्री हो तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। आयनिक सॉलिड जो है वो नॉन वोलेटाइल हाई जो है ना वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले सॉलिड्स हैं, और इनकी लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन है वो भी ज़्यादा होती है, सॉलिड स्टेट जो है ना रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। कोवलेंट सॉलिड नॉन वोलेटाइल हैं, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बेटा इनके, और इनकी भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेरी हाई होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वोलेटाइल होते हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले, लो बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले, लो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रखने वाले, और यूजुअली रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल सॉलिड वोलेटाइल लिक्विड की शक्ल में, या जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें सॉलिड जो है ना वो आइस कहलाता है, ड्राई आइस कहलाता है, ये सॉलिड फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो उस वक्त ये वोलेटाइल जो है ना वो सब्सटेंस के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट जो बेटा इनकी हार्डनेस के हवाले से, इनकी मेलेबिलिटी, कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी के हवाले से प्रॉपर्टीज हैं कि जो मेटालिक सॉलिड्स हैं ये जो है ना वो मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, अगर ये सॉलिड या लिक्विड स्टेट में भी हैं तभी कंडक्टर हैं, और इनकी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर बढ़ाते जाए इनकी कंडक्टिविटी कम होती चली जाती है, और ये जो है ना पोलर सॉल्वेंट, उसमें पोलर सॉल्वेंट में इंसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी इंसॉल्युबल हैं, लेकिन लिक्विड मेटल्स में ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। आयनिक सॉलिड्स बेटा हार्ड और ब्रिटल होते हैं, मेलिएबल नहीं होते, नॉन कंडक्टर्स होते हैं जब सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन जब ये मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस मीडियम में हो तो फिर ये कंडक्टर हो जाते हैं, और पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर वगैरह उसमें आसानी से हल हो जाते हैं, और इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक जो है ना वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें ये जो डिसॉल्व नहीं होते। कोवलेंट सॉलिड वेरी हार्ड, वेरी ब्रिटल और नॉन कंडक्टर हैं, सिर्फ ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है जो कि सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर होता है, बाकी जो है ना वो सारे नॉन कंडक्टर ही हैं, और ये जितने भी सॉल्वेंट्स उन सब में ये इंसॉल्युबल है, चाहे वो पोलर है या नॉन पोलर है। मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स हैं, नॉन कंडक्टर हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन में चंद एक हैं, जैसे HCl है, ये वाटर के साथ मिलके इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं और फिर ये कंडक्टर बन जाते हैं, और ये इंसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से कंपाउंड्स है, जैसे शुगर वगैरह है ये पोलर सॉल्वेंट में आसानी से हल हो जाते हैं, आयोडीन जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से हल होता है। तो बेटा अब इसके हवाले से एक MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड इज इनकरेक्ट। कहते हैं इन तमाम सॉलिड्स के हवाले से आयनिक सॉलिड और कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो पहली ऑप्शन बेटा एग्जाम्पल में सबसे पहले NaClSe आयनिक सॉलिड में है, कोवलेंट सॉलिड में डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आयोडीन कार्बन डाइऑक्साइड HCl आइस वगैरह बेटा। दूसरे नंबर पे बीटा ऑप्शन है कि बेसिक कंपोनेंट्स इनके कौन से होते हैं, आयनिक सॉलिड में आयंस हैं, कोवलेंट सॉलिड में एटम्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा। चार्ली ऑप्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, आयनिक सॉलिड के बारे में अभी हमने पढ़ा है, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट ठीक है, कोवलेंट सॉलिड नॉन कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट के अलावा सारे नॉन कंडक्टर है, ये भी ठीक है बेटा, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन कंडक्टर एक्सेप्ट HCl इन वाटर, ये भी ठीक है। डेल्टा ऑप्शन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, आयनिक सॉलिड वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, कोवलेंट सॉलिड वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गलत है बेटा, कोवलेंट सॉलिड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, वेरी वेरी हाई होते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है वो सॉफ्ट जो है ना होते हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड के हवाले से इनकरेक्ट है बेटा, तो इसका आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनकी एग्जांपल्स के हवाले से है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सॉलिड एलिमेंट A, B, C इंक्लूड अ जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर, अ मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कहते हैं कौन सा सेट है जिसमें जो है ना वो पहले नंबर पे जायंट मेटालिक है, दूसरे नंबर पे मैक्रोमोलिकुलर है, तीसरे नंबर पे सिंपल मॉलिक्यूलर है। तो पहली ऑप्शन है सोडियम, सोडियम बेटा जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनती। बीटा ऑप्शन कार्बन पहले नंबर पे है, तो ये तो मेटल है ही नहीं, तो जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर में ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ली ऑप्शन बेटा एल्यूमिनियम नंबर 1 पे ये जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, सिलिकॉन मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, और सल्फर जो है वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये इसका आंसर है बेटा डेल्टा चार्ली ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन में एल्यूमिनियम के बाद सल्फर लिखा हुआ है जो कि मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के हवाले से, द एक्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इज इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी एंड दीज फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉप्स हैव, पहले तो उसने एलोट्रॉपी की डेफिनेशन बोली है बेटा, एलोट्रॉपी में एक ही एलिमेंट की डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप होती है जिनको एलोट्रॉप्स बोला जाता है, और उस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी बोला जाता है। तो कहता हूँ कौन सी प्रॉपर्टीज जो है उनके पास होती हैं, पहले नंबर पे सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज,
तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो सकती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो सकती, तो अल्फा ऑप्शन ठीक नहीं है। बीटा ऑप्शन जो है वो सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये इसका आंसर है बेटा। चार्ली ऑप्शन डिफरेंट फिजिकल बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी गलत है। डेल्टा ऑप्शन है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहते हैं जी कौन सा कंपाउंड जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहली ऑप्शन है ग्लास, दूसरी ऑप्शन है प्लास्टिक, तीसरी ऑप्शन रबर है, डेल्टा ऑप्शन डायमंड है बेटा, और यही इसका आंसर है। डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन है, बाकी सारे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में आप जानते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल होता है जो कि पूरे क्रिस्टल की तमाम प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। यहाँ पे मैंने यूनिट सेल की कुछ टाइप्स लिखी हैं, मैं एमसीक्यू को बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम जो है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। वो क्या है जी बेटा, SBF आपने याद रखना है। ये 3 टाइप्स हैं जो कि हमारे कोर्स में मौजूद हैं। सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 कहलाता है। इसमें बच्चों को इस तरह समझाते हैं कि ये जो मैंने रेड कलर के डॉट्स लगाए हैं इनको लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। अगर किसी क्यूब में एटम सिर्फ एट लैटिस पॉइंट हो, एट कॉर्नर्स हो, तो फिर हम इसको सिंपल क्यूब बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। लेकिन अगर एटम्स जो हैं वो उनके लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर्स हो एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी हो, तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब कहलाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 8 होता है। और जो लास्ट नंबर पे है वो फेस सेंटर्ड क्यूब है, जिसमें हम ये कहते हैं कि एटम्स जो है वो उनके लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर्स हैं एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस के सेंटर में भी है, तो ये फेस सेंटर्ड क्यूब कहलाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। हमारी बुक में, हमारे कोर्स में जितने भी जो सॉलिड्स दिए गए हैं चौथे चैप्टर में, जैसे सोडियम क्लोराइड है, डायमंड है या आयोडीन है, ये तीनों ही फेस सेंटर्ड क्यूब हैं, यानी इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह अगर बॉडी सेंटर्ड की बात की जाए तो पहले ग्रुप की जो मेटल्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम वगैरह हैं, ये सारे बॉडी सेंटर्ड क्यूब में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो अब हम इनके हवाले से, इस यूनिट सेल के हवाले से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस व्हिच हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंटायर क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये बेटा यूनिट सेल की डेफिनेशन है कि वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि तमाम प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है वो यूनिट सेल कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रिस्टल, ये क्रिस्टल का रिप्रेजेंटेटिव है बेटा, विच इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर द यूनिट सेल। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यूनिट सेल के बारे में ठीक है? पहली है द क्रिस्टल में बी कंसिडर टू कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल। पहली बात सही है बेटा कि एक क्रिस्टल में जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। सेकंड है अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टेंस ए बी सी अलोंग द 3 ऑफ इट्स एजेस एंड इट्स एंगल्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। ये बेटा उसने जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी है वो इस तरह से है कि अगर हमारे पास 3 एक्सिस हैं, ये ए कहलाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बी कहलाता है और ये सी कहलाता है। ए और बी में जो एंगल होता है बेटा उसे हम बोलते हैं गैमा, बी और सी में जो एंगल होता है वो अल्फा, ए और सी में जो एंगल होता है वो बीटा। तो ये उसने यहाँ पे 3 साइड्स ए बी और सी और उनके अंदर जो एंगल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन की है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है बेटा। और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है एंगल बीटा इज बिटवीन एजेस जो सी एंड ए, ठीक है। एंगल गैमा इज बिटवीन ए एंड बी, ये भी सही है। एंड एंगल अल्फा इज बिटवीन बी एंड सी, ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है बेटा। फिर इसका आंसर जो है, जो ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है, पहली ऑप्शन 1 ओनली है, सेकंड बीटा ऑप्शन जो है 2 ओनली है, चार्ली ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली है, डेल्टा ऑप्शन 1 2 3 है, और यही बेटा इसका आंसर है डेल्टा ऑप्शन। ये बेटा आपके सामने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है वो शो किया गया है। मैंने भी आपको बताया था सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो फेस सेंटर्ड क्रिस्टल होता है। ये आपके सामने बना हुआ है, हर फेस के सेंटर में भी एक क्लोरीन मौजूद है और हर कॉर्नर पे भी एक क्लोरीन मौजूद है। तो अगर हम नंबर ऑफ जो है ना वो सोडियम क्लोराइड कैलकुलेट करना चाहते हैं पर यूनिट सेल, पहले हम क्लोरीन कैलकुलेट करेंगे। क्लोरीन जो है वो एट द कॉर्नर जो है वो हर कॉर्नर पे चूंकि क्लोरीन मौजूद है और हर कॉर्नर 8 क्यूब्स के अंदर अपने आप को जो है वो डिवाइड कर रहा होता है, तो फिर हम ये कहते हैं कि एक क्लोरीन का 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में मौजूद है। तो इस तरह 8 कोने होते हैं, 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे, तो वो 8/8 जो है वो 1 क्लोरीन एट द कॉर्नर, और हर फेस के सेंटर में भी क्लोरीन है और एक फेस 2 जो है ना वो क्यूब के अंदर अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है। तो हम ये कहते हैं कि वो हाफ जो है ना वो हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर है। तो 6 फेसेस होते हैं, तो ये 6/2 6 फेसेस और हर एक में हाफ, तो 6/2 ये 3 आ गया। दोनों को ऐड किया तो 4 जो है ना वो क्लोराइड आयन बने। जितने क्लोराइड उतने ही सोडियम, तो ये 4 NaCl पर यूनिट सेल जो है वो हमारे पास बनेंगे। तो यहाँ पे ये उसके नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल भी कैलकुलेट किए गए हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल जो है वो 4 ही बनते हैं।
तो फिर इस हवाले से एक एमसीक्यू है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द NaCl एक्सेप्ट, मतलब बाकी सारी बातें NaCl के बारे में ठीक है सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl डू नॉट एग्जिस्ट इन वेपर फेज, सोडियम क्लोराइड के इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल वेपर फेज में एग्जिस्ट नहीं करते। बेटा ये पहली स्टेटमेंट गलत है, हमारी बुक की लाइन है कि इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl डू एग्जिस्ट इन वेपर फेज, यहाँ पे डू नॉट लिखा गलत हो गया। बीटा ऑप्शन है एवरी सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल ठीक है। एक सोडियम के इर्द गिर्द जो है वो 6 क्लोरीन होते हैं, ये इस तरह से बनता है। ये सोडियम है बेटा एक, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो ये 1 क्लोरीन आ गया, ये 2nd क्लोरीन आ गया, ये 3rd आ गया, ये 4 आ गया। ये मैंने 4 बनाए, फिर 5वां इसके सामने सोडियम के सामने बोर्ड के सामने, और बैक साइड पे बोर्ड की बैक साइड पे सोडियम के पीछे एक और 6ठा क्लोरीन जो है वो आ जाता है। इसी तरह एक सोडियम जो है, मतलब एक क्लोरीन सेंटर माना जाए तो सोडियम उसके इर्द गिर्द जो है वो 6 सोडियम बनते हैं। ये 4 बनाए आपके सामने, एक बोर्ड के सामने एक बैक साइड पे। फिर इसी तरह दोबारा से क्लोरीन को आप जब इनके इर्द गिर्द बनाएंगे तो ये बेटा एक फेस बनेगा, ये एक फेस बन गया जिसके कॉर्नर्स पे क्लोरीन है और फेस के सेंटर में भी क्लोरीन मौजूद है। तो ये उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था सेकंड ऑप्शन में कि जी उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कि एवरी सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है एंड वाइस वर्सा उसके उलट भी ऐसे ही है। तो ये बेटा ऑप्शन ठीक है बेटा। चार्ली ऑप्शन है नंबर ऑफ फार्मुला यूनिट ऑफ NaCl पर यूनिट सेल इज 4, ये भी ठीक है बेटा। डेल्टा ऑप्शन है सॉलिड NaCl एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म, ये भी सही है। तो बाकी सारी बातें ठीक है, अल्फा इनकरेक्ट है, वहां पे डू नॉट की जगह सिर्फ डू आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग है द टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक लैटिस की कौन सी टाइप्स हैं? पहले नंबर पे सिंपल क्यूबिक लैटिस है, ठीक है। बीटा ऑप्शन है बॉडी सेंटर्ड लैटिस, ये भी सही है बेटा। चार्ली ऑप्शन है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ये भी सही है। डेल्टा ऑप्शन फिर ऑल ऑफ दिस, यही इसका आंसर बनता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेटा वो है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन आप जानते हैं। लैटिस एनर्जी के वाले से मैं पहले एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूं, देन इसको हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा। लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड इन द डैश ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। ये बेटा ये फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। जैसे ये देखें कि हमारे पास फर्ज करें सोडियम जो है ना वो गैसियस आयन मौजूद है, क्लोराइड आयन गैसियस मौजूद है, ये दोनों गैसियस आयन्स हैं। हम इनको मिला के 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, क्योंकि ये दो ऑपोजिट आयन्स हैं, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो वो लैटिस एनर्जी कहलाएगी, जो कि -787 किलो जॉल पर मोल की वैल्यू उसकी फर्स्ट ईयर की बुक में भी लिखी हुई है। तो लैटिस एनर्जी क्या हुई? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl। या अगर इसके ऑपोजिट चलना चाहते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज ब्रोकन इनटू इट्स गैसियस आयन, कि अगर एक मोल सॉलिड है, अगर आप उसे ब्रेक करते हैं और 1 मोल गैसियस आयन बना लेते हैं, तो उस वक्त जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी लैटिस एनर्जी है, वो यही वैल्यू बनेगी, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, वो एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे डेफिनेशन में उसने जो फिल इन द ब्लैंक में पूछा था कि वो क्या चीज़ होती है, तो बेटा वो फॉर्मेशन बनती है, क्योंकि अल्फा ऑप्शन में कंबस्टन लिखा हुआ है, वो तो पॉसिबल नहीं है। बीटा ऑप्शन फॉर्मेशन है, वो आंसर है। चार्ली में डिसोसिएशन है और डेल्टा ऑप्शन में डिसोल्यूशन है, वो पॉसिबल नहीं है। फिर इसका आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। तो लैटिस एनर्जी अगर हमसे पूछा जाए कि उसको हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड दे दिए जाएं कि उनमें लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन लिखता हूँ। जैसे ये लिथियम क्लोराइड है बेटा, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, रुबीडियम क्लोराइड है, इन सब में नेगेटिव आयन सेम है, क्लोराइड आयन सेम है। तो फिर लैटिस एनर्जी पॉजिटिव आयन के साइज पे डिपेंड करती है। जितना पॉजिटिव आयन का साइज कम होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव आयन सेम है। तो फिर यहाँ पे हाईएस्ट लैटिस एनर्जी जो है वो लिथियम क्लोराइड की और लोएस्ट लैटिस एनर्जी जो है वो रुबीडियम क्लोराइड की बनेगी। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी।